तो हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th के अंदर, जो कि हम इकोनॉमिक्स का चैप्टर उठाएंगे। क्या है? इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का चैप्टर जो हम करेंगे वो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लास्ट से करेंगे। क्या करेंगे? लास्ट से, जिसको कहते हैं अर्थ क्या है, शास्त्र। तो चैप्टर का नाम बताओ। वैश्वीकरण और अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था। अब थोड़ा सा समझेंगे क्या है, धीरे धीरे क्या है वैश्वीकरण, होता क्या है उसके बारे में थोड़ा जानेंगे। बात को समझो क्या है वैश्वीकरण का मतलब ये होता है कि जब दो देश था, एक था यूएसएसआर, ठीक है, और दूसरा देश था जिसका नाम है अमेरिका। ठीक है, अमेरिका जो था वो पूंजीवाद को सपोर्ट करता था। क्या? और एक था समाजवाद को। पूंजीवाद चाहता था कि भाई जो सब बाजार जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, मुक्त होना चाहिए, ओपन होना चाहिए, ओपन मार्केट, जिसमें यह उदारीकरण। अब उदारीकरण क्या होता है ये वर्ड को थोड़ा समझेंगे। अब क्या हुआ कि पूरे देश में, पूरे विश्व में ये दोनों का वॉर चल रहा था। कौन? वॉर। दोनों में युद्ध चल रहा था कि भाई कौन सा विचारधारा बढ़िया है, समाजवाद या पूंजीवाद। अब क्या हुआ कि अचानक से 1991 में क्या होता है, ये सोवियत संघ कोलैप्स हो जाता है, खत्म। पूरी दुनिया में एक चीज निकल कर आता है, वो है अमेरिका। अमेरिका 1991 में एक योजना या एक सिस्टम आता है जिसका नाम है एलपीजी। एलपीजी का फुल फॉर्म कोई बताएगा मुझे? यस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। देखो, पर हम पढ़ क्या रहे हैं, अर्थशास्त्र। अब अर्थशास्त्र में लिक्विड पेट्रोलियम गैस थोड़ी आएगा, इसमें क्या आएगा, इसको कहते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना बेटे। देखो क्या, एल से होता है लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन को कहते हैं क्या, उदारीकरण। क्या बोलेंगे? उदारीकरण। पूरी दुनिया में क्या आया, उदारीकरण। फिर उसके बाद आता है निजीकरण। क्या आएगा? प्राइवेटाइजेशन। फिर आता है वैश्वीकरण। अब एलपीजी को हम अच्छे से थोड़ा समझेंगे क्या सिस्टम है। एलपीजी हमने क्या पढ़ा इसको, उदारीकरण। उदारीकरण का मतलब क्या होता है? उदारीकरण जहां पे ओपन मार्केट की बात करता है। जैसे मान लो कि एक बिजनेसमैन है और बिजनेसमैन अपना एक प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट का दाम 20 रुपया रखना चाहता है, 50 रुपया रखना चाहता है अपने मर्जी से। तो क्या कह रहा है कि अगर उदारीकरण होगा तो मैं 50 रुपया उस प्रोडक्ट का रखूंगा तो मेरा मुनाफा ज्यादा होगा। अगर 30 रुपया का बन रहा है और 20 रुपया मुनाफा कमा रहा हूं तो क्या होगा, 20 रुपया मुनाफा होगा तो मैं क्या कर सकता हूं, माल और बेचूंगा। अगर वही समाजवाद आ जाए भारत में, कहेगा कि नहीं, 20 रुपया जो मुनाफा है उसमें से 18% जीएसटी मुझे दे दें। अब मुझे बताओ कि कौन आएगा? कोई नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि समाजवाद है, कह रहा है कि जिससे हम समाज कल्याण में लगाएंगे पैसा। तो हमारे यहाँ पे क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो उदारीकरण का मतलब क्या रहा? उदारीकरण जहां पे ओपन मार्केट की बात करता हो, जहां पे एक व्यक्तिवाद की बात करता हो, व्यक्ति की बात करता हो, मेरी स्वतंत्रता की बात, पूर्ण स्वतंत्रता की बात करता हूं, यहाँ पे मैं कोई भी सामान कुछ भी मैं बेच सकूं, कुछ भी सामान खरीद सकूं, उसकी बात करता हूं, उसको उदारीकरण कहते हैं। जैसे अमेरिका क्या है, उदारीकरण है, उदारवाद है। उदार का मतलब कुछ भी कर सकता है। जैसे मान लो कि तुम्हारा मन है कि एगो लड़की को लेके हम घुमाएं बीच बाजार में, अब मुझे कोई बोले ना, तो उदारीकरण है। अगर आप चाहते हो कि नहीं, मैं तो आप 15 साल का हो गया हूं और मैं चाहता हूं कि अपने प्रेमिका के साथ रहूं, तो वो एक उदारीकरण होता है। वहां पे एक उदारीकरण व्यवस्था होती है। पर इंडिया में है ऐसा? अब इंडिया में मान लो कि ये शख्स कह रहा है कि जो बस थोड़ा सा क्या है, मेरा आगे पीछे कोई नहीं है, लड़की पटाऊंगा, अगर कुछ हो जाएगा तो मैं बाप का सामान बेच दूंगा, घर जमीन बेच दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा इसका बाप जो है ना, मुंगरी उठा के मार मुंगरी सब मुंह फोड़ देगा सीधा खींच के। ठीक है, पर सोचो कर भी सकता है बच्चा, क्या पता उदारवाद हो। उदारवादी विचारधारा के शरीर से समाजवादी, बाकी विचार से उदारवादी है कि मेरी मर्जी, मैं कुछ भी करूं।
ठीक है, बात समझ। ये कौन लोग होते हैं? ये उदारवादी किस्म के होते हैं। अब आगे चलते हैं, क्या है उदारवादी के बाद आता है प्राइवेटाइजेशन, जिसको कहते हैं निजीकरण। क्या कहेंगे? निजीकरण का मतलब होता है कि कोई भी संस्था है, कोई भी चीज है, उसको एक आदमी के हाथ में दे देना। चलो एग्जांपल के लिए देखते हैं क्या है। मान लो कि एक प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म का नाम है मान लो कि दिल्ली जंक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारी क्या होती है, गाड़ियां आ रही हैं। अब पहले जो प्लेटफॉर्म होती थी वो उतना साफ सुथरा नहीं होता था, ठीक है, क्योंकि सरकार था, सरकार का आदमी है और कह रहा है कि थोड़ा साफ कर दे, आता है तो साफ ऐसे कर तो साफ कर दिया, हो गया। गाड़ी आ रहा है लेट, बेचारा 12-12 घंटा से काम कर रहा है ट्रेन में, वो कह रहा है बाप रे बाप अब नहीं करेंगे भाग, पर सैलरी दे रहा है 1 लाख, तो कह रहा तब भी नहीं करूंगा, मर थोड़ी जाऊंगा। अब आया प्राइवेटाइजेशन, एक आदमी को मालिक बना दिया, एक आदमी को मालिक बनाया, और मालिक बनाने के बाद क्या हुआ, वो मालिक कहा कि ले तू 1.5 लाख रुपया 6 घंटा काम कर, अच्छे से काम कर। अब तुम देखो प्राइवेटाइजेशन में देखोगे तो सड़क, आपका एक ट्रेन जो है वंदे भारत, अमृत काल एक्सप्रेस, बढ़िया बढ़िया निकल रहा है, क्योंकि कुछ रेलवे को प्राइवेटाइज कर दिया गया। अच्छा, तुम सरकारी हॉस्पिटल में जाते हो तो कोई डॉक्टर से बात करते हो, डॉक्टर साहब थोड़ा देख लो, हाँ सर लाइन में लग। अब प्राइवेटाइजेशन, जी सर बताइए सर, आप आइए बैठिए, तो आपसे क्या बात कर रहा है, अच्छा पढ़ाई। आप स्कूल में देखे होंगे तो स्कूल में उतनी पढ़ाई नहीं होती है, पर बच्चा कहाँ जाता है पढ़ने? प्राइवेट, यानी ट्यूशन पढ़ता है। बात समझ में आया? अगर यही चीज, जैसे मैं, अगर यही चीज अच्छा सरकार कर दे तो निजीकरण की क्या आवश्यकता है, मुझे ट्यूशन खोलने की क्या आवश्यकता है, फिर तो मैं आराम से गवर्नमेंट जॉब की मैं भी तैयारी करूँ, उसमें जाके पढ़ाऊँ, और जैसा मैं यहाँ पढ़ाता हूँ वही चीज वहां पे पढ़ाने की मुझे पूरी स्वतंत्रता मिल जाए, जो मैं बच्चों को पूरा खुल के बताऊं। पर नहीं, वहां अलग ही सिस्टम है। तो ये जब तक वहां अलग सिस्टम रहेगा तब तक ये भी सिस्टम जारी रहेगा, ना तुम बंद करोगे वैसा तो हम भी बंद नहीं करेंगे। दोनों के बीच में क्या है, तनाव है, इसको कहते हैं निजीकरण। बात समझ में आया? निजीकरण में देखो, आप आराम से बैठे हो कुर्सी उर्सी पे, ये स्मार्ट बोर्ड लगा हुआ है, निजीकरण से क्या है, आपको एक बढ़िया पढ़ाई मिल रहा है, स्मार्ट तरीके से मिल रहा है, और स्कूल में है भी, होगा भी तो कहेगा आज पीरियड नहीं, आज खराब है कल आते हैं ये निजीकरण वहां नहीं है, यहाँ पे है। बात समझ में आया बात को? तो निजीकरण से क्या क्या होने लगा बताओ मुझे। व्यवस्था में क्या है, सुधार आया है, अच्छी क्वालिटी का क्या मिला, अच्छी स्तर का व्यवस्था मिला, ये थोड़ी, अब इसकी ये चीज थोड़ा ठीक ठाक, अच्छी व्यवस्था मिला। फैसिलिटीज को क्या बोलते हैं, फैसिलिटीज को, फैसिलिटी सुविधा, सुविधाएं अच्छी मिलती हैं, सुविधाएं। और बताओ, और बताओ इससे क्या मिलता है, लाभ, लाभ, हाँ संतुष्ट, ये तो इसकी क्या है, सकारात्मकता है प्रभाव। अब इसकी नकारात्मक प्रभाव क्या है, या महंगाई हो जाएगी। कितने आदमी है इसमें बताओ, अमृत भारत में बैठ के जाएगा गांव, एगो टिकट 1600 रुपया का है, 2000 का है, नहीं जा पाओगे आप। पर हाँ फैसिलिटी सुविधाएं अच्छी थी, पर हम लोग गरीब हैं उसमें नहीं बैठ पाएंगे। बात समझ आए? तो अफोर्डेबल प्राइस होना चाहिए, सरकार को अफोर्डेबल करना चाहिए। जहां पहले 500 लेते थे आप 700 रुपया ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 200 रुपया एक्स्ट्रा बढ़ाइए, 300 रुपया एक्स्ट्रा बढ़ाइए, इतने लोग जाने वाले हैं, है ना, ये चीज है। पर फिर भी निजीकरण कर दिया तो अपने हिसाब से वो कीमत तय करेगा। महंगाई है दूसरा, यह खर्चीला खर्चीला है, बहुत एक्सपेंसिव है, ये महंगाई बहुत ज्यादा, बस ये गरीबों के लिए नहीं है पहली बात। हाँ, यह सुविधा में तो अच्छा है, पर हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर सकता ना, हर कोई सोच नहीं सकता इसके बारे में, ये चीज आती इसकी प्रभाव आती है। इसलिए अमेरिका में तुम देखोगे अमीर आदमी और अमीर हो जाता है, गरीब और गरीब रहता है। बात समझ में आया? अब हमने क्या पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं ग्लोबलाइजेशन। क्या पढ़ते हैं आप? अब ग्लोबलाइजेशन को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सी दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या इसमें ना कुछ ना मैप आता होगा, पर मुझे पता नहीं है कि ऐड कैसे करते हैं, है ना। अगर हम सर्च करके देखते हैं तो अगर आ जाए तो देखते हैं कुछ विचार हो। ठीक है, ये वाला ले ले।
यही ले लेते हैं, चलो ठीक है, ये ले लेते हैं। हाँ बना दिया, 2 फोटो आ गया। थोड़ा सा मैं समझाने के लिए ये चीजें देखो क्या है, या तो मैं ना इसको ना नीचे करता हूँ, ठीक है। देखो इसको डिलीट कर दे। अब देखो क्या चीज है, अब देखो गौर से कि वैश्वीकरण का मतलब क्या है। हम इसे पढ़ेंगे वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का मतलब होता है जब एक देश, चलो कौन सा देश मान के चलो, ये कौन सा देश है, अमेरिका, क्या है, ये कौन सा देश है, ये भी है दक्षिणी अमेरिका, कौन सी है, इतना बड़ा अमेरिका ही है, सोचो, यहाँ कोलंबिया है, ये सब कोलंबिया मैक्सिको ये सब है। अच्छा देखो, जब एक देश वो दूसरे देश में आएगा, क्लियर है, अब वो जब एक देश दूसरे देश में आएगा तो क्या कैसे आएगा, एरोप्लेन से आएगा। अब एरोप्लेन से कौन लोग आते हैं, महंगे लोग, अमीर लोग आएंगे। अब देखो एरोप्लेन दिख रहा है, यहां से यहां आ गया एरोप्लेन, अब एरोप्लेन से महंगे लोग आए, अब यहाँ का सामान खरीदा जाएगा भारत में, तो सामान खरीदेगा तो पैसा देगा, तो क्या होगा, वैश्वीकरण से क्या आने लगा, लोग आगे बिजनेस करने के लिए, क्या करने के लिए, व्यापार करने के लिए, जिससे व्यापार करने आएंगे तो क्या मिला, रोजगार मिला, क्या मिला, अच्छा रोजगार मिला, तो अच्छा रोजगार मिलेगा तो पैसा आएगा, यानी आर्थिक विकास हुआ, आर्थिक विकास हुआ। अब आर्थिक विकास हुआ तो क्या हुआ, बेहतर से शिक्षा मिलेगा। अच्छा बेहतर शिक्षा जब मिलने लग जाएगा तो एक और चीज के लिए सोचेगा, तकनीक विकास होगा और स्वास्थ्य। ये देखो कितना बढ़िया काम होने लगा। जब वैश्वीकरण आया तो पूरे वर्ल्ड में क्या होने लगा, एक जगह से दूसरे जगह सामान पहुंचने लग गया। अब पहुंचने लगे तो लोग भी पहुंचने लग गए, और जब लोग पहुंचने लग गए तो बेटा कितने सारे फायदे हैं, देखो विचारों का आदान प्रदान। एग्जाम्पल थोड़ी सी देखते हैं क्या हो सकता है दोनों का विचार। अच्छा एक केएफसी ब्रांड है, केएफसी क्या कराता है, मुर्गी का लेग पीस लेके उसको डाल के फ्राई करके देता है, लो। अच्छा पिज्जा जो है, अब पिज्जा इंडिया का है नहीं, बाहर का है, बाहर से पहले आया खाना यहाँ पे, ये देखो ये रहा भारत, भारत खाना आया। अब वो खाना जब आया तो पिज्जा लोग खड़े रहे, कैसा पिज्जा होता दिखा दो ना, खा के देखा, तो है तो इसी आटे का ही है, बना दिए, चेंज कर दिए। अच्छा और भी चीज आया होगा। अच्छा इस बोर्ड की बात करते हैं, क्या इंडिया ने ये बोर्ड बनाई है, नहीं, पर ये आया है कहां से, चाइना से, यहां से इधर आ गया इंडिया में। अब इंडिया में आ गया तो क्या हुआ, लोग बच्चों को पढ़ने में अच्छा लगने लगा, तो ये हो गया, लोग इससे और अच्छा समझ में आना। ये किसके कारण हुआ, वैश्वीकरण के कारण होने लगा। और एग्जांपल ले लो, तुम्हारा टीवी कंप्यूटर ये सब कैसे होने लगा, ये सब वैश्वीकरण का कारण है। अच्छा जो मोमोज खाते हो, कहाँ, इंडिया का मोमोज है, चाइना का है। यानी आसपास जो देख रहे हो, अब एक लड़का है, अब लड़का जो सूट वूट पहन रखा है, क्या इंडिया के कल्चर में सूट वूट है, नहीं, ये भी ब्रिटेन के कल्चर में है। फिर लोगों ने देखने लगा कि अरे ब्रिटेन के लोग आके, या कुछ लोग प्रभाव समाज में पड़ गया, फिर कपड़े भी पहनने लगे हम सब वो सब। अब कहेंगे कि नहीं नहीं मास्टर है, सूट वूट पहन रखा है, तो हम कहेंगे आप धोती पहन लो, फिर आप कहाँ पैंट पहने हो, हमारे तो इंडियन कल्चर में तो खाली धोती और कुर्ता पहनते थे। तो क्या हुआ, समय के अनुसार क्या किया, एलपीजी ने क्या किया, चेंज कर दिया लोगों को, खान पान संस्कृति बोल विचार, अब देखो सब इंग्लिश बोलता है। अब भाषा भी क्या है, वैश्वीकरण के प्रभाव, अब देख लो वैश्वीकरण के प्रभाव क्या क्या चेंज हुआ होता है, बताओ, भाषा संस्कृति विचार, और जल्दी बोलो, रोजगार व्यापार शिक्षा स्वास्थ्य और परिवहन। पहले हेलीकॉप्टर जो आता था नॉर्मल वाला, एक पंखा वाला आता था, अब मोदी जी एगो ही पंखा लगा होता है ना, इतना बड़ा होता है।
हेलीकॉप्टर चलता है 2 पंखा वाला ऊपर। फाइटर जेट नहीं है उसको, कहता नहीं क्या बोलते, चिनूक बोलते, पता नहीं क्या बोलते हैं, चिनूक। इंडिगो तो फ्लाइट है यार, मैं कह रहा हूँ फाइट करने वाला ही होता है वो, फाइटर प्लेन नहीं होता है। नहीं नहीं ऐसा ही होता है, ऊपर उठा के लेके जाता है, बहुत बड़ा होता है ये, इसके अंदर पूरा चीज आता है फाइटर प्लेन। चले आगे चले। अब आता है बहुराष्ट्रीय कंपनियां निषेध, ये चीज हमने पढ़ लिया। अब दूसरे हमने पढ़ लिए क्या, किसी विशेष क्षेत्र। अब अगला आता है सेज, ये आएगा पेपर में। सेज को क्या कहते हैं, इकोनॉमी जोन, सेफ्टी इकोनॉमी जोन, क्या बोलेंगे? यानी इसमें क्या कहा जाता है कि किसी विशेष क्षेत्र में ना उस कंपनी को ना सुरक्षा देना चाहिए। अगर मान लो कि गौरव है, गौरव हमारे देश का एक इन्वेस्टमेंट करने वाला व्यक्ति है। अब इन्वेस्टमेंट करने वाला जो गौरव है, अब उस गौरव को इन्वेस्टमेंट करने के लिए आया, अब वो बंदा को कोई सुरक्षा ही नहीं देगा, तो मुझे ये बताओ कि वो कब तक वो चला पाएगा, बिजनेस नहीं चला पाएगा। कोई आएगा इसका कंपनी लूट के भाग जाएगा, कोई गाड़ी लेके भाग जाएगा, कोई मोबाइल छीन लेगा, तो कहेगा साला भाग, अब दूसरी बार नहीं आएंगे यहाँ पे, अभी छीन लिया सब कुछ, मार भी देगा कोई। तो सेज क्या कहता है, इस विशेष क्षेत्र में जो पूंजीपति है, व्यापारी जो होता है, उसको सुरक्षा देने का काम करता है। ठीक है, ओपन मार्केट हमने पढ़ लिया, ये पढ़ लिया। चलिए आगे पीछे चलते हैं आप, ठीक है, इसके बाद वाला चलते हैं, जल्दी खोलो, इसके पीछे वाला खोलो। विश्व व्यापार संगठन, ठीक है, कहाँ है, लो पकड़ो पकड़ो पकड़ो, अगला खोलो, पीछे खोलो। अब आता है, एक बच्चा ने पूछा विश्व व्यापार संगठन क्या है। देखो विश्व व्यापार संगठन को समझो, इसको कहते हैं वर्ल्ड डीटीओ। विश्व व्यापार संगठन क्या कहता है कि पूरे वर्ल्ड में ना, देखो गौर से, कि पूरे वर्ल्ड है, मान के चलो, इस पूरे वर्ल्ड के अंदर ना व्यापार करने के लिए ना प्रोत्साहित करना चाहिए एक देश को दूसरे देश में। समझ आया बात को? इसे कहते हैं विश्व व्यापार संगठन। यानी पूरे विश्व को व्यापार करने के लिए क्या करेगा, प्रेरित करेगा। क्या करने के लिए? प्रेरित करेगा। विश्व को व्यापार करने के लिए प्रेरित करेगा। देखिए मैं जो समझाता हूं ना यहाँ पे, वो भाषा हल्का है, और जो तुम पेपर में लिखोगे वो तुम जो वहां लिखा है नोट्स में वही लिखना है, क्योंकि समझ में तो आना चाहिए तुम्हें हल्के से, कहानियों के माध्यम से समझ में आएगा। अब पेपर में जाके थोड़ी लिख दोगे तो नंबर मिल जाएगा, तुम्हें समझ में ये आना चाहिए, पर लिखोगे वही तो हल्का समझ में आएगा। और मैं बिल्कुल वही चीज पढ़ाने लग जाऊं तो फिर तो समझ में ना वो आएगा ना ये आएगा। तो ये चीज है। तो जो आप, मैं यहाँ लिखता हूँ ना कि विश्व में व्यापार करने की जो सिस्टम प्रेरित करता है उसे WTO कहते हैं, जिसको विश्व व्यापार संगठन, वो तुम्हें हल्का समझा दिया, पर उसमें जो लिखा है वही डालना, ठीक है। विशेष क्षेत्र में जितने भी है ना देश में प्रेरित करता है उसको विश्व व्यापार संगठन कहते हैं। व्यापार करने के लिए प्रेरित करता है। अब एग्जाम्पल के लिए, अच्छा व्यापार करने के लिए क्यों कहता है, जब एक देश है दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका में बहुत गरीब है, तुम्हें भी पता होगा, दक्षिणी अफ्रीका बहुत गरीब है, तो चाहता है हर कोई कि उस दक्षिणी अफ्रीका के साथ हर कोई देश व्यापार अपना डाले, और व्यापार डालेगा तो वहां के लोग खरीदेंगे तो ये होगा। अब मेन जो बात है, अब समझो बात क्या है, WTO बनाया क्या गया। मान लो अमेरिका है, अमेरिका अपने आप को कहता है मैं सबसे अमीर आदमी हूँ, तो दक्षिण अफ्रीका में काहे नहीं वो बड़ा बड़ा प्लांट खोल देता है। हालांकि खोलता है ऐसा नहीं है, पर उस लेवल का नहीं खोलता है, क्योंकि यहाँ के लोग पहले क्या है, यहाँ के लोग ऑलरेडी गरीब है। अब गरीब लोग है, तुम्हें लगता है कि हाई स्तर के वाली जो सामान खरीद पाएगा, इसीलिए उसको छोड़ देते हैं। इसीलिए WTO जो है अमेरिका में स्थित है, वो ये कहा है कि गरीब जो देश है उसको भी तुम लेके चलो। इसलिए तुम देखना तुम्हारे घर के अंदर तुम्हारा कोई अगर परिवार में कोई गरीब रह जाता है तो कहता है, माँ बाप कहेंगे अरे छोटा भाई गरीब है तो क्या हुआ, वो भी पूछ लिया कर, भाई तो भाई पूछ लिया कर। तो हमारे घर में जो माता पिता जो निभाया वो WTO की तरह है, समझा रहा है कि थोड़ा उसको भी देख लिया कर। बात समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूँ? इसी को कहते हैं विश्व व्यापार संगठन। जैसे व्यापार बढ़ेगा तो रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो बेरोजगारी कम होगी, बेरोजगारी कम होगी तो आर्थिक स्थिति विकास होगा, विकास होगा तो शिक्षा अच्छा होगा, स्वास्थ्य अच्छा होगा, ट्रांसपोर्ट, रहन सहन, आसपास की घर अच्छा होगा, बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। उसी को कहते हैं विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन। क्लियर है? अगला चलते हैं, 20 मिनट इसमें बीत गया। चलिए मुद्रा और साख, मुद्रा और साख अगला जो चैप्टर है उसको देखते हैं।
चैप्टर क्या है? मुद्रा और साख। मुद्रा और साख। मुद्रा और साख में क्या अंतर है? ठीक है, देखते रहना इसको। क्लियर है? पूरा चल रहा है ना नंबर? यहां भी देखते रहना। मुद्रा और साख का मतलब क्या है? देखो बात को समझो। आप कोई भी सामान लेने जाते हो तो आप पहले ना मुद्रा नहीं था, तो पहले एक चीज था जिसको कहते हैं, उसके नियम कहा जाता था। उस नियम का नाम पता है क्या है? उस हाँ, उसको कहते थे वस्तु विनिमय। क्या कहते हैं? वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय का मतलब क्या है? सपोज मान लो कि मैं गांव में, मुझे याद है कि गांव में हम सब मलाई होता है ना, मलाई बर्फ, मलाई जो होता है ये बर्फ होता है, बर्फ पानी, तो मलाई बर्फ हम कहते थे गांव में। तो मलाई बर्फ वाला जब भी आता था तो गांव में ना साइकिल होता था। साइकिल जो होता था ना, इसके बीच में ना एक ऐसा लगा होता था, ऐसा लगा होता था, जब चलता तो गो बसता था। जैसे गो बसता तो हमें पता चलता था कि मलाई बर्फ वाला आ चुका है। तो हम क्या करते थे, जल्दी से जाते थे घर में, 2 आलू लेते थे और 2 आलू लेके इस साइकिल वाले को दे देते थे। बदले में वो हमको आइसक्रीम 2 रुपया का दे देता था। आलू दे दिया, गेहूं दे दिया, ये दे दिया। तो जब वो देने के बाद हमको मिल जाता था तो मैंने कहा यार बड़ा अच्छा सिस्टम है यार। तो धीरे धीरे क्या हुआ, 2010 में बंद हो गया। कह रहा ना पैसा चाहिए पैसा। हमने कहा इसी चीज को क्या है, वस्तु विनिमय क्या, जब एक चीज दूसरी चीज लेते हैं और देते हैं। आपने पढ़ा होगा बदलू काका, एक कहानी है। कहानी का नाम क्या है? बदलू काका जो होते हैं वो वस्तु विनिमय प्रणाली के बारे 1 लाख की चूड़ियां, है ना, उस कहानी में है। उसी में एक क्वेश्चन ये 100% आता है कि वस्तु विनिमय प्रणाली होता क्या है ना। इकोनॉमिक्स का सवाल है, हालांकि वो उसमें पूछा जाता है। तो एक चीज लेते हैं, दूसरी चीज देते हैं, एक के बदले दूसरे वस्तुओं या चीजों का आदान प्रदान करना, उसी को कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। अब जैसे ही अब 2010 आया तो कह रहा है वस्तु न लेंगे, अब हम लेंगे खाली पैसा। क्या लेंगे? पैसा, अर्थात मुद्रा। मुद्रा का अर्थ को समझो क्या सिस्टम है। तो मुद्रा का अर्थ का मतलब क्या है? मुद्रा का मतलब होता है कि यह मुद्रा से ना वो कुछ भी खरीद सकता था, कहीं पे भी चल जाता था। ये मुद्रा कहीं पे भी चल सकता था। यह मुद्रा बाजार में चल सकता था, है ना। जब आप जूता लाओ, चप्पल लाओ, है ना, कपड़े, ये बड़ा ही चीज आने लगे। अब यहाँ पे मुद्रा से आप गेहूं ले सकते हो, अनाज ले सकते हो, क्या ले सकते हो? गेहूं, आइसक्रीम, वो जो आइसक्रीम मैं खाता था आज भी ले सकते हैं। अब ये थोड़ा सिस्टम चेंज हो गया, मुद्रा में चेंज हो गया। बात समझ में आया? अब अगला चीज आ रहा है क्या, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, देखो हम क्या है, इसी चैप्टर में है। इसको आरबीआई, आरबीआई के फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम क्या है? तुमने देखा होगा पैसा, नोट के पीछे पैसा, पैसा में छपा होता है भारतीय रिजर्व बैंक, यानी भारतीय रिजर्व बैंक पैसा छापती है। सरकार की ओर से मुद्रा जारी करती है। सरकार जो बोलता है वो मुद्रा जारी कर देता है। कितना कौन छापता है? बैंकों के समितियों कार्य प्रणाली पर नजर रखता है। देखो मैं लिख देता हूं, कार्य, यस, ये सब ध्यान रखता है कि कौन से बैंक में कितना मुद्रा जाएगा, ये भी ध्यान रखें। अच्छा एक फिल्म जाके देख लेना, वो फिल्म में यही बताता हूँ, जो क्या नाम है भाई, सुभाष, क्या नाम है, ऐसे नाम है ना, सभाकर। अरे उस दिन वाला फिल्म है ना, बड़ा वो फेमस, वो बड़ा गरीब बंदा होता है, काम कर रहा होता है, और जो डायमंड वाली देखी, लकी भास्कर। हाँ, लकी भास्कर का मूवी से तुम समझोगे। लकी भास्कर में देखो क्या है, वो बैंक से कितना पैसा चुराता है, पैसा चुराता मतलब ये ले लेता है, जो भी है 10 लाख ले लेता है एक बार। अब वो क्या करता है, बैंक में जब 10 लाख ले लेता है, तो वो जो 10 लाख जब ले लेता है ना, तो वो जो बैंक ना किसी और बैंक को ना देता है पैसा।
तो जब वो देता है तो कोई अलग बैंक वाला जो होता है वो कहता है कि हमारा जो यहाँ का डिटेल जाना चाहिए, ऊपर वाला बैंक मांग रहा है। वो जो ऊपर वाला जो बैंक उससे मांगता है कि तुमने 10 लाख रुपया कहाँ कहाँ इसको भेजते हो हर महीना, तो वहां ये भेज रहा होता है। और जो एक बंदा जो होता है दलाल जो होता है वो क्या करता है, 10 लाख रुपया बैंक के नाम पर ई ले लेता है। ये मान लो कि बैंक का क्या नाम था, मगधा बैंक, है ना, मगधा बैंक था। इस कहानी को समझो फिर समझ में आएगा कि रिजर्वेशन कैसे काम करता है, आरबीआई कैसे काम करता है। मगधा बैंक से पैसा लिया इस आदमी ने, डायरेक्ट मगधा बैंक को लगा कि हम मैं दूसरे बैंक को दे रहा हूं, ठीक है। अब ये आदमी जानता है कि बैंक में नहीं जा रहा है, ये पैसा जा रहा है इस आदमी के पास। ध्यान से रखना, देखना क्या कहानी होता है। अब आरबीआई बैठा हुआ है ऊपर, मैं इसको बैठा देता हूं कहां पे, ऊपर। बात को समझो, ये आदमी के पास गया ये पैसा, आरबीआई को पता चल गया कि इस बंदे ने इस बैंक को पैसा दिया है। बात समझा, इस आरबीआई को लग रहा है, ठीक है। अब इस आरबीआई को लग रहा है कि बैंक ने इसको पैसा दिया है, इस बंदे को पता है कि इस बैंक में पैसा नहीं गया, इस बंदे के पास पैसा चला गया। अब ये बंदा क्या करता है, इस पैसे का इस्तेमाल शेयर खरीदने में लगाता है। और वो शेयर का एक सिस्टम चलता है कि इतना इतना है, उसको पता होता है कि मारो इतना नंबर पे दबाओ तो वो जीत जाएगा पैसा। ऐसा सिस्टम होता है, इसमें करोड़ों रुपए लगता है इसे करने में। वो करता है इस बंदा, ये पैसा खूब कमाता है, इस बैंक को पता चलता है, फिर इसका आदमी आता है, इस बैंक दे दो, ये दे दो, फिर यहाँ अब इस वाले बैंक में जो बंदा होता है, लकी जो होता है, वो बंदे को पता चल जाता है कि बैंक में पैसा नहीं जा रहा है। अब वो कहता है कि, अब वो बोलता नहीं है कि ऐसा बात है, नहीं तो पता है कि पूरा सिस्टम ही यहाँ पे अलग गोल है। अब ये कहता है कि नहीं नहीं मैं, मेरे को भी हिस्सा दो, फिर ये भी हिस्सा खाना स्टार्ट करता है। अब इसके जो मैनेजर होता है, इसका मेन सीनियर होता है, उसको पता होता है कि यहाँ पैसा नहीं जा रहा है, ये यहाँ जा रहा है, तो इसको पता चल जाता है लकी को कि ऐसा सब बात है। आरबीआई देख रहा है, आरबीआई की नजर में आता है कि बैंक यहाँ से यहाँ तक पैसा जा रहा है, फिर आ रहा है, फिर जा रहा है, आ रहा है, ऐसा आ रहा है। वो बना के भेज देता था, पर ऐसा होता नहीं था। आरबीआई क्या नजर रखता है कि कौन सा बैंक में कहाँ पे पैसा गया है, सारा सिस्टम है, इस तरह काम कितना दिया है, कब दिया है, सब पता उसमें वो रखता है, निगरानी रखता है, ठीक है। ब्याजों के दरों में ऋणों की ये है, ये ऋण किस तरह चुकाना है प्रथम, ये सब नजर रखना आरबीआई का काम होता है। अगला पॉइंट एक आ रहा है, समर्थक ऋणाधार का मतलब पॉइंट, इसको ये कर लो एक, ठीक है, मेन में बात समझ लो। मुद्रा के आधुनिक रूप देख लो एक बार भाई, मुद्रा के आधुनिक रूप, मुद्रा के, इसको मिटा देता हूं। मुद्रा आधुनिक, पहले मुद्रा ना, पहले सिक्का में आता था ना। अब मुझे सब बताना है आराम आराम से। अब जैसे मैं पूछूंगा मुद्रा के आधुनिक रूप, आजकल बताओ भाई, आज तक मुद्रा हम किस चीज से हम लेते देते हैं? पहला पेटीएम, पेटीएम है, यूपीआई जिसे कहते हैं। अगला बता, चेक, आगे चेक से भी देने लग गए आजकल। हाँ आगे नोट, चलो अगला सिक्के, सिक्के तो पुराना ही है वैसे, कहीं नहीं। आगे नेट बैंकिंग, क्रेडिट, डेबिट कार्ड। देखो इतना सारा चीज अब आजकल चेंज हो गए, आप इस जगह जगह से जाके पेमेंट आप कर सकते हैं। क्लियर है? अब अगला क्या है, स्वयं सहायता समूह के कार्य या और कोई रह रहा है। समर्थक ऋणाधार वो होता है जब लोन आप जाते हैं, लेने जाते हैं, तो लोन वाला जो बैंक होता है वो ये कहता है कि भाई मैं तेरे को लोन दूंगा, पर गारंटी कौन देगा? तो एक होगा, ये देखो ये है तुम्हारा, ये तुम इसको लोन चाहिए, ठीक है। तो करण को लोन चाहिए, तो गौरव बोलेगा, गौरव ये कहेगा कि भाई अगर ये पैसा नहीं चुकाएगा ना तो मेरा एफडी रख लो, तो ये गारंटेड देगा, नहीं तो फिर रख लेगा बैंक को, तो भाई चाहिए, है ना। ये होता है समर्थक ऋणाधार। अगला रिजर्व बैंक के कार्य, रिजर्व बैंक के कार्य क्या है? मुद्रा जारी करना, बैंकों को सहायता, वही वाला पीछे वाला है, वही लिख देना। स्वयं सहायता समूह, स्वयं सहायता समूह अथवा स्वयं सहायता समूह में कमेटी खोलते हैं ना गांव में, फिर पैसा उठा लेते हैं एक बार में, फिर सब मिलके चुकाते हैं पैसा, उसी को कहते हैं स्वयं सहायता समूह। हालांकि पॉइंट पढ़ दो, कम ब्याज पर यह ऋण देना होता है, विभिन्न प्रकार के सामाजिक मुद्दों के लिए मंच बनाया देना चाहता है। यहाँ पे बिना समर्थक ऋणाधार का ऋण मिल जाता है। गांव में होता है यार, ये सब गांव में होता है। गांव में वो आजकल यहाँ भी चलता है, जन लक्ष्मी वाला आता है ना, सब पैसा पेमेंट देता है। हाँ हाँ हाँ, ये सारा ऐसे ही है, स्वयं सहायता समूह है। आगे आगे आगे
चैप्टर खत्म। एक आ रहा है साख की शर्तें, यानी ब्याज की दर, ऋण समर्थक। हाँ भैया। साख के शर्तें में आएगा ब्याज के दर और समर्थक ऋणधार और आवश्यक दस्तावेज और आवश्यक मतलब बस 2-3 है। साख के शर्तें, साख का मतलब लोन लेना है ना आपको, तो क्या होना चाहिए? पहला ये समर्थक ऋणधार कि भाई आपका कौन है। दूसरा दस्तावेज, कुछ कागज चाहिए होगा। अब जैसे कोई कागज जमीन वमीन का दे दो, आप जमा कर दो तो आपको पैसा दे देगा उसके बदले। और एक तरह से लोन नहीं होता है यार। हाँ लोन ही होता है, एक लगा से लोन ही होता है भाई। ब्याज पर दर, ब्याज कितने परसेंट पे? हाँ 8%, 10% जितने भी होगा, 2%, 5%, बड़ा कि 10-12% ही होता है। मैं गांव में क्या होता है कि गांव में लोगों के पास कुछ होता नहीं है देने के लिए, पर गांव में ना खेत दे देते हैं। क्या दे देते हैं? खेती का आधार। अब मान ले कि गौरव है, पैसा दे दिया करण को 1 लाख रुपया, ठीक है। अब ये खेत, गौरव का खेत पकड़ लिया, अब इसमें क्या करेगा? जुताई। अब जितना भी माल होगा ये खुद रखेगा, जब तक पैसा नहीं देगा ब्याज के बदले खेत का माल खाता रहूंगा मैं। जिस दिन पैसा देगा खेत छोड़ दूंगा। और खेत तो बहुत लाख का, 5 लाख का, 10 लाख का हो सकता है, कैसे नहीं, ऐसा सिस्टम होता है, समझे? और कुछ भी तब तक तुम्हारा ब्याज नहीं बढ़ेगा, उतना ही पैसा रहेगा, ये चीज होता है ना। अगला अगला अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। हाँ अगला इसको ले सुनो। अब अगला पढ़ते हैं हम, क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था, तीसरा ना। समझ में आ रहा है? अरे समझ में आ रहा है, बोलो। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, एक पॉइंट बताओ, चलो पॉइंट बताओ, क्या बताना है? घरेलू उत्पाद। अच्छा घरेलू उत्पाद में देखो, घरेलू उत्पाद का मतलब होता है डोमेस्टिक जो प्रोडक्टिविटीज, जैसे आप देखिए, हाँ जीडीपी जैसा, जिसमें अंतिम मूल्य की वस्तुओं की उस मूल्य उस वर्ष की कुल उत्पादन की जानकारी प्रदान करता है, जिसमें जीडीपी कहलाता है। जैसे मान लो कि आपको घर चलाना है, घर चलाने में आपको साल का कितना पैसा खर्चा करते हो, तो सरकार भी ऐसे जीडीपी पेश करता है कि देखो 1000 करोड़ भेजेंगे हेल्थ में, 1000 करोड़ एजुकेशन में, इसमें डाल देंगे, उसी को जीडीपी कहते हैं। आप हमारे घर में क्या होता है, हर महीना क्या होता है, सैलरी आता है घर वाले का 12,000, 1,000 1,200 रुपया, 1,000 सिलेंडर, 1,000 ट्यूशन, 1,000 यहाँ, 1,000 यहाँ। हम क्या करते हैं, घरेलू जो है ना, घरेलू जीडीपी हम प्रोडक्टिविटीज करते हैं कि कहाँ कहाँ खर्चा करना है। इसी देश में भी करते हैं, देश में निर्मला सीतारमन है, वो क्या करती हैं, वो पैसे को इस तरह बांटती है इधर उधर, कहाँ कहाँ खर्चा करना है, कहाँ कहाँ वो चीजें। फिर अतिरिक्त रोजगार का सृजन कैसे? हाँ अतिरिक्त रोजगार का सृजन कैसे होता है, तो एक दो तरह से समझेंगे। अतिरिक्त रोजगार सृजन, अतिरिक्त पहला है क्या, लघु काल, छोटी अवधि के लिए, छोटी अवधि। एक है दीर्घकालिक ना, दीर्घकालिक क्या होता है, जो लंबे समय के लिए है ना, और छोटी अवधि का मतलब है छोटे समय के लिए रोजगार। जैसे महात्मा गांधी ने क्या कहा था कि लाया था, मनरेगा वाला सिस्टम लाया था, जिसमें छोटे अवधि के लिए हर एक व्यक्ति को एक रोजगार देना जरूरी है। जैसे एग्जांपल के लिए कहीं भी कुछ भी, जैसे रेलवे बन रहा है, कुछ भी ऐसा बन रहा है, तो उसको हम कहेंगे कि जाओ वहां पे कुछ काम कर लो, आपको पैसा मिल जाएगा। जब मान लो नहीं किया काम, तो उसको 100 रुपया मिलना चाहिए ही चाहिए। जिसको कहते हैं छोटे अवधि के समय के लिए, जैसे आप मजदूरी कर लो वहां पे, यहाँ पे, तो छोटे अवधि के लिए आप काम करते हो, वहां पैसा मिल जाता है। बेरोजगारी, यस, तो बोलो ना रोजगारी नहीं है तो बेरोजगारी, मैंने बताया ना आपको 100-150 रुपया मिलेगा ही मिलेगा, बेरोजगारी भत्ता, है ना, छोटे समय में। यह बस क्या योजना लागू, छोटे जो यह योजना है वो कब कब लागू हुआ, पॉइंट बताओ चलो। यह 2005 में लागू हुई, महात्मा गांधी द्वारा। यस, नहीं महात्मा या गांधी द्वारा नहीं, महात्मा गांधी तो पहले मर गए। महात्मा गांधी के जो विचारधारा था मनरेगा वाला, वो इसके द्वारा। अगला अगला अगला, इस योजना के अंदर 100 दिनों के रोजगार की गारंटी, यस 100 डेज की गारंटी देता है कि भाई तुम्हें 100 डेज काम तो मिलेगा ही मिलेगा। ये छोटी अवधि के लिए होता है। अगला अगला, रोजगार ना मिलने पर भत्ता मिलता है, यस, रोजगार ना मिलने पर भत्ता का मतलब डिस्काउंट, डिस्काउंट मतलब छूट मिलता है, मतलब भत्ता मिलता है।
जैसे एक्स्ट्रा पैसे नहीं मिलते बंदे को भत्ता, वो होता है। अगला अगला है एक तिहाई रोजगार महिलाओं के लिए सुरक्षित। यस, 3 में से 1/3 जो है, एक भाग जो है वो महिलाओं के लिए यस रिजर्वेशन है, रिजर्व है। ठीक है। अगला अपने गांव के आसपास ही काम मिलता है। हाँ, अपने गांव के आसपास ही काम मिलेगा इसको, क्योंकि मान लो कि गांव का आदमी रह रहा है यहाँ और साला पटना जाने का साला पैसे ना है, 200 रुपया खर्चे हो रहा है, 200 रुपया जाने में, तो वैसन काम कौन करेगा? तो अपने गांव के आसपास मिलेगा। ठीक है। और है और गरीबों में अति गरीब लोगों को यस, रोजगार प्रदान है। गरीबियों में अति गरीबी, अति का मतलब होता है सबसे गरीब। सबसे गरीब। अच्छा, सबसे गरीब कौन है? गरीब को मिलेगा जिसके पास ना बेटा है, ना रिश्तेदार है और बहुत बेसहारा है। जैसे अब गांव में तुम जाओगे ना, जिसका बेटा वेटा मर गया हो या कोई भी उसको छोड़ दिया हो, तो उसको ये चीज मिलता है ना। इसका बेटा पागल हो, बच्चा पागल हो जाए या कुछ ऐसा बेसहारा, उसको मिल जाता है। अगला पॉइंट कोई, बस अगला इसका बता दो पॉइंट। हाँ, कृषि सुविधाओं में सुधार। कृषि सुविधाओं में सुधार। अगला सस्ती दर पर कृषि ऋण। एक सस्ती दर पर कृषि, कृषि का मतलब फसल उगाने के लिए आपको क्या मिलेगा? लोन मिलेगा। जैसे आपको मान लो कि जैसे गांव में बहुत अभी गरीब है, गरीबी को खत्म करना है, जिसके पास खेत है, सपोज मान लो गरीब है वो भी बेचारा, तो आपको लोन मिल जाएगा। लोन मिलेगा तो आप उससे अच्छी बीज ले लोगे। कौन सी बीज ले लोगे? HYB, है ना। आगे अगला है अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना। यस, अर्ध ग्रामीण, कुटीर लिख दो, कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग कौन होता है? छोटे छोटे उद्योग खोल देना। जैसे आप अगरबत्ती का उद्योग खुलवा दो, है ना, दीर्घकालिक के लिए। अब अगरबत्ती का गांव में ना आज भी तुम जाके देखो तो पोल्ट्री फार्म, अगरबत्ती, ये सब का खेती होता है, मतलब चलती है, पैकिंग चलती है। तो एक महिला जाएगी वहां पे काम करेगी, उसको लंबे समय के दीर्घकालिक महीना में उसको पैसा मिल जाएगा। आगे विद्यालय और कॉलेजों की स्थापना। हाँ, विद्यालय और कॉलेजों की स्थापना। विद्यालय और कॉलेज से क्या होगा? उसमें लोग पढ़ाने को मिलेगा, तो फिर बच्चे पढ़ेंगे तो वो फिर आगे विकास हो सकता है, वो बच्चा सोच सकता है बिजनेस के बारे में। स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करना। यस, अगर स्वास्थ्य बढ़िया होगा तो लोग काम पे ज्यादा आएंगे ना। अगला बस ये हो गया, दीर्घकालिक हो गया। ठीक है। अगला पॉइंट कोई, अगला पॉइंट हो तो चलो। सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र। यस, अब अगला चलते हैं सार्वजनिक। उससे पहले हम एक क्षेत्र की बात करते हैं, संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र। इसको हम करेंगे येलो। ये आता है पेपर में 101%। क्या है? यस, असंगठित क्षेत्र। संगठित क्षेत्र का मतलब समझ जाना, संगठित का मतलब है सरकारी नौकरी। स से संगठित और स से सरकारी नौकरी। अब सरकारी नौकरी के जो जो फायदे हैं वो सब लिख देना, याद हो गया तुम्हारे। और सरकारी नौकरी के छोड़ो, सरकारी नौकरी से अगर आ है, आ का मतलब ना है, वो लिख देना। जैसे जो बंदा काम करता है ना, PVT प्राइवेट लिमिटेड, उसका नाम काम लिख देना। अब चलो सरकारी नौकरी वाले की बात करते हैं धीरे धीरे। सरकारी नौकरी वाले को क्या होता है? इसमें रोजगार सुरक्षा होता है। हाँ, अरे यार, सुरक्षित होती है। एक मिनट, अब सरकारी ऐसी बात कर ले। रोजगार के लिए संगठित क्षेत्र में सरकारी नौकरी वालों के लिए क्या है? रोजगार सुरक्षित है। रोजगार हर हर जो त्योहार पे छुट्टी मिलेगी, हर संडे को छुट्टी मिलेगी, आपको भत्ता एक्स्ट्रा मिलेगा, आपकी लीव ले सकते हैं आप। ठीक है। आप किसी भी तरह का आप अपने त्योहार के लिए आपको पर्सनल छुट्टी मिल सकता है, आपको भत्ता मिलेगा। आप अगर आने जाने के लिए आपको ट्रैवलिंग चार्ज वो भी आपको मिलेगा, सरकार देगी आपको। आपका हाउस का आधा खर्चा रेंट वही देगी, भले ही आपके पास रेंट हो, वो आधा सरकार देगी।
कितना फायदा है संगठित क्षेत्र का, बात समझ में आया। उसके बाद असंगठित क्षेत्र का देख लो ना, रोजगार का सुरक्षित है जैसे असुरक्षित है। रोजगार क्या है, असुरक्षित का मतलब वेतन कम है। इसमें वेतन अच्छा होता है सरकारी नौकरी वाले को, यस, छुट्टी नहीं मिलेगी, काम करेगा तो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो नहीं है, छुट्टी करने पर पैसा काट लिया जाएगा। अच्छा एक मिनट वो काट लिया जाएगा। अच्छा देखो गौर से बात करते हैं। अब पीवीटी जैसे मान के चलो, पीवीटी है गणेश जीएस सेंटर। अब इस बेचारे के पास रोजगार असुरक्षित है, 3 महीना गर्मी का छुट्टी आ गया, बच्चा गांव चला गया, खत्म, अभी आने वाला है। अब 3 महीने के लिए जो सरकारी नौकरी है उसको तो बेचारा को सैलरी मिल रहा है। अब ये बंदा गणेश जी सेंटर हुआ है, खाली चल रहा है, ठीक है। अब गणेश जी सेंटर रोजगार हो गया, वेतन कम है, वेतन कम है, वेतन कम तो नहीं है अरे वेतन की बात नहीं है, पर एक मिनट, वेतन यार देखो गौर से, अगर सरकारी नौकरी एक बंदा है ना, चलो यहाँ पे देख लेते हैं, एक बंदा जो है यहाँ पे एक शिक्षक है, ये महीने का कमा रहा है 1 लाख, चलो ठीक है। पर ये बंदा अगर शहर में काम कर रहा है तो ये भी कुछ 1 लाख क्या 1 लाख कमाए, अभी ये भी कमा लेता, मान लो इतना नहीं कमाता है, 60,000 कमा लेता है, मान के चलो 50,000 कमा लेता है, मान के चलो, तो ये भी कम नहीं कमा रहा, ये भी कमा रहा है, ठीक है। पर इसकी सुरक्षित नहीं है खाली। अच्छा इसकी जो है 5 साल बाद ज्यादा ज्यादा कितना होगा, 2 लाख सैलरी होगा, ज्यादा से ज्यादा, शायद 10 साल बाद भी 2 लाख होगा। प्रिंसिपल बन जाएगा तो 2.5 लाख होगा, मान के चलो। पर ये 10 साल बाद ये 10 करोड़ भी हो सकता है, और 10 साल बाद कुछ भी नहीं हो सकता है, पर जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मेहनत करेगा तो क्या जीरो होगा, सिंपल सी बात है। तो ये बिजनेस की बात बता रहा हूं, पर ये बिजनेस है, पर ये हमारे लिए गणेश जी सेंटर के लिए नहीं है, ठीक है, क्योंकि गणेश जी सेंटर है वो हल्के वाला सिस्टम नहीं है, वो कोई बिजनेस नहीं है, इमोशन है, भाव है, प्यार है, प्रेम है, ठीक है। तो ये उनके लिए है जो गणेश जी सेंटर में काम करते हैं, जैसे हम लोग काम करते हैं, हमारा मालिक गणेश जी सेंटर है, तो हमें काम करते हैं तो हमें पैसा देता है, और वो नहीं, अभी गर्मी बच्चे तुम सब चले जाओगे तो बेचारा पैसा ही नहीं देगा हमें सिंपल सी बात है। छुट्टी उट्टी नहीं मिलता है, छुट्टी भी नहीं लेता, मैं कभी छुट्टी नहीं करता हूँ। जैसे अगर मैं कभी संडे उंडे वाले दिन छुट्टी मार लेता हूँ, बाकी कोई वीकेंड में मेरी कोई छुट्टी नहीं होती, क्योंकि छुट्टी ले लूंगा तो फिर दिक्कत आ जाती है मेरे, फिर तो दिक्कत आ जाएगी, मेरे को काम से निकाल भी सकता है कभी भी, सिंपल सी बात है, ठीक है। उनके लिए जो काम कर रहे हैं, जैसे मैं काम करता हूँ, मैं नौकर हूँ इसका, प्राइवेट लिमिटेड का, इसमें सरकारी नहीं हो, बात समझ में आया। तो इसको कहते हैं संगठित, इसको कहते हैं असंगठित। एक होता है सार्वजनिक और एक होता है निजी। अब आता है क्या, अब आएगा गणेश जी सेंटर, अब गणेश जी सेंटर आएगा, चलो। एक होता है सार्वजनिक, एक होता है निजी। सार्वजनिक में होता है जिसमें बहुत सारे बंदे उसके मालिक होते हैं ना, बहुत सारे मालिक होते हैं, जिसमें पारस्परिक सरकार का नियंत्रण होता है इस पे। जैसे आप मान के चलो रेलवे, अच्छा रेलवे इतना बड़ा कंपनी है जो ट्रेन बनाती है, पूरे इंडिया में उसकी कंपनी है, तुम देखोगे आज रेलवे की बहुत सारे कंपनी चलती है। जैसे आप पढ़े होंगे नॉर्थ रेलवे, पढ़े हो, साउथ रेलवे पढ़े हो, वेस्ट रेलवे, ईस्ट रेलवे, है ना, ये सब ना रेलवे के ना कंपनी है। नॉर्थ वाले को नॉर्थ रेलवे, इधर इधर ये देखोगे तो बोगी पे भी लिखा होता है नॉर्थ रेलवे, साउथ रेलवे, बोगी पे लिखा होता है ना। हाँ, ये कौन बनाता है, ये सब कंपनियां बनाती है, और ये कंपनी का मेन मालिक कौन है, सार्वजनिक क्षेत्र के भारत, इसकी सारा कंट्रोल भारत का है। अब आता है निजी कंपनी, निजी कंपनी में कौन है, जीएस सेंटर, समझ में बात को। इसका मेन मालिक का नाम क्या है, गणेश, आया बात समझ में, जो हमारे मेन, जो हमारे मालिक हैं।
और ये मेन मालिक है, पूरा सिस्टम यही संभालते हैं। इसमें एक आदमी मालिक है, ये बंदा। आए पास समझ में? समझ में आया बात को? इसलिए हमारे कोचिंग का नाम है गणेश जीएस सेंटर। ठीक है, हम इनमें काम करने वाला छोटा सा एम्प्लॉय है जिसका नाम है विजय। तो इसका मालिक एक, पर इसका भी नेटवर्क बढ़ रहा है धीरे धीरे। हम इनके कर्मचारी हैं, बिल्कुल सही बोला। क्या है? यस, हम इनके कर्मचारी हैं। वर्कर, सर्वेंट क्या है, या वर्कर भी कह सकते हो, या श्रमिक भी कह सकते हो। क्या है? श्रमिक। पर हमारे मालिक के पास बहुत पैसा, इसलिए थोड़ा सूट वूट पहना देता है। आए बात समझ में? तो ये चीज थोड़ा बढ़िया चल रहा है। तो इस आधार पे क्या हो रहा है, इसको कहते हैं निजी क्षेत्र, इसमें एक ही मालिक हो। ठीक है, वो भी ऐसा सिस्टम चल रहा है। जैसे और भी मान के चलो, जियो, और चलो जोमेटो, स्विगी, और बताओ अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, और बताओ केएफसी। ये सब कौन सा है? निजी क्षेत्र व्यक्ति है। क्लियर है? चालीस मिनट हो गया, 1:05 हो गया, 10 मिनट में चले जाना, खत्म भी कर दूंगा मैं। हाँ, तो कल हमने बात कर लिया ना, प्राथमिक क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र भी थोड़ा सा बात कर ले। सबसे ऊपर वाले में कौन? प्राथमिक, जिसमें आता है कृषि वर्ग, दूसरे में व्यापारिक वर्ग, तीसरे में इंजीनियर डॉक्टर, जिसमें आता है जो सेवा देता है, उसको कहते हैं तृतीय क्षेत्र। क्लियर है? सबसे गरीब कौन सा क्षेत्र? ऊपर वाला, फिर उसके बाद व्यापारी अमीर, उसके बाद डॉक्टर, इसी में आता है कौन? टीचर। और जो हम जो है कौन से क्षेत्र में है? तृतीय क्षेत्र। टीचर्स भी आता है सेवा देने में। जैसे हम आपको सेवा दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, बात समझे? हम तुम्हारे नौकर नहीं है, हम पर सेवा दे रहे हैं, हम अपने सर्विसिंग कर रहे हैं। बात समझ में? नौकर बोलता है जैसे कि आप जो ऑर्डर दे रहे हैं हमें, मैं वो काम करता हूँ, तो तुम जो कहो वो काम, हम वो काम नहीं करेंगे। हाँ, पर कभी कभी कर सकते हैं, क्योंकि आप पैसा वैसा देते हो कभी कभी, पर आप थोड़ी देते हो, तो फैमिली वाला देता है, तो मैं उनसे बात करूंगा। तुमसे बात क्या करूंगा? बात सुना, मैं उनका हूँ, उनका मैं वर्कर हूँ। तो ऐसा हो सकता है, हालांकि वर्कर नहीं बोल सकते, क्योंकि आप टीचिंग प्रोफेशनल लाइफ है आप, तो वो चीज है। आप डॉक्टर को थोड़ी बोलोगे ये मेरा नौकर है, चल बुधा इसमें क्या चीज है, मार के भगा भी देगा, निकल जाए यहाँ से। आया समझ? आपसे, आपकी क्षमता से जिसका आगे वाला सामना मुझे लगता है वो कम है, तो फिर वो आपका वर्कर है। आपकी क्षमता से वो सामने वाला ज्यादा है, तो वो आप वर्कर नहीं है, वो सेवा दे रहा है। बात समझ में? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आप डॉक्टर को जाके कभी बोल दोगे कि तुम मेरा वर्कर है, क्योंकि क्षमता आपका कम है, तो फिलहाल रखेगा तू चुप रहे। आप इंजीनियर, आप घर बनवा रहे हैं, ओ तू मेरा नौकर है, तू घर बना रहा है, मेरा घर बना, तो खड़ा तो रहेगा, ऐसे खड़ा रहेगा। चाय पीने जा रहा हूँ पर दोबारा नहीं आ पाऊंगा, तो बाबूजी बनवा दो घर बनवा दो, तो आपको गिराना पड़ेगा, है ना? ये सारा सिस्टम। आगे चलते हैं, आगे जल्दी जल्दी, तो फिर टाइम बर्बाद हो जाएगा, तो और दिक्कत होगा। आगे चलो। अब पहला जो चैप्टर है वो है विकास। कोई मुझे बताएगा विकास का मतलब क्या है? यस, पहले की अपेक्षाकृत बाद में एक बेहतर मुकाम हासिल करना, उसको विकास कहते हैं। क्लियर है? अब एग्जांपल के लिए थोड़ा सा समझते हैं। क्या ये जो है, ये मैं था, और ये हमारा ये कंपनी है जिसमें काम करते हैं। पहले ये जो बंदा था, ये बंदा पहले थोड़ा थोड़ा क्या किया, पहले पढ़ाई किया, फिर हमने धीरे धीरे हमने अप्लाई किया, मेहनत किया हमने दबा के, फिर हमने ये गणेश जी सेंटर में फॉर्म फिल किया हमने, इसमें एग्जाम में हम पास हो गए। ये का एग्जाम लगभग 3 साल का था, 4 साल का। तो पहला मैं ऐसा था, अब इसमें कमाने लग गया, तो देखो हमारे मालिक ने हमारे लिए बहुत अच्छा व्यवस्था किया। देखो शर्ट दे देता है, बीच बीच में पहन लो बेटा, कोई बात नहीं। तो ये इसको क्या कहते हैं? ये जो यहां से यहां पे चलने वाली जो जर्नी था, उसी को क्या कहते हैं? यानी पहले से अपेक्षाकृत बाद की स्थिति को विकास कहते हैं। बात समझ में आया? आर्थिक तौर पे भी यहां पे जो था, मैं 5,000 कमाता था,
अब यहां मैं आज 15,000 कमाने लग गया हूं, मालिक हमें 15,000 रुपए देते हैं महीने का, आया बात समझ में? तो इसको मेरे को कहते हैं आर्थिक विकास। किस क्या कहते हैं इसको? आर्थिक विकास। हालांकि जैसे यहाँ पे तुम 1 2 3 4 5 6 हो तो 6,000 मिल गया, बाकी मैं 6,000 और भी कमा लेता हूँ उधर से, फिर 2,000 उधर से कमा लेता हूँ, 12 14 15,000। 15,000 कमा ले तो खुशी रहता हूँ आराम से, तो मैं विकास हुआ मेरे पास। बात समझ में आया? क्लियर है? आगे चलते हैं। अब अगले में देखेंगे क्या क्या है? अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था क्या है? वही अर्थव्यवस्था जहाँ पे एक देश की इकोनॉमी जो है, व्यवस्थाओं को, जो आर्थिक व्यवस्थाओं को अर्थव्यवस्था कहते हैं। आगे आ रहा है शिशु मृत्यु दर क्या है ना? यही ना शिशु मृत्यु दर, ये सब देख लेते हैं फिर समझ में आएगा। तो समझ में आया विकास का मतलब क्या है? इस विकास की इस जर्नी को, इस यात्रा को क्या कहते हैं? विकास। फॉर्म फिल किया, एग्जाम दिया 4 इयर्स का, फिर जाके बन गया, टीचर बन गया। अब आगे चलते हैं। शिशु मृत्यु दर क्या होता है? शिशु मृत्यु दर शिशु मृत्यु दर क्या है? 1000 बच्चे पैदा लिए, अब 1000 में से ना जितना बच्चा ना, थोड़ा समझना अच्छे से, क्या हो गया? मर गया, मर गया। ठीक है, जैसा मान के चलो 10 बच्चा इसमें से डेड हो गया, तो इसी को कहते हैं क्या? शिशु मृत्यु दर। क्लियर है? आसानी से क्या है लिखा हूं? 10,000 बच्चे पैदा लिए, उसमें से मर गया कितना? 10 बच्चा, तो वो हो गया शिशु मृत्यु दर। यानी 10% जो 10 जो बच्चे वो मर गया उसको कहते हैं शिशु मृत्यु दर। अब आ जाओ जन्म दर। शिशु जन्म दर, अब यही लिखो, 1000 बच्चा जन्म लिया, ठीक है, और उनमें से कितने जीवित रहे? तो लगभग 990 बच्चे जीवित रहे। अब ऐसा थोड़ी 1000 बच्चे में से पूरा आधा 500 बच्चा मर ही जाएगा, तो ये 990 बच्चे जीवित रहे, 10 बच्चे फिर मर गए, तो इसे कहते हैं 900 बच्चे, जो ज्यादा बच्चे जो जीवित रहे उसी को कहते हैं जन्म दर। क्या बोलेंगे? जन्म दर। क्लियर है? अब आता है साक्षरता दर। ठीक है, इसी में बता देता हूं साक्षरता दर। साक्षरता दर जो 7 वर्ष की है कोई, और वो अपना नाम लिख और पढ़ सकता है, उसी को साक्षरता दर कहते हैं। हालांकि ये मुझे लगता है ठीक नहीं है साक्षरता दर मानने की विधि के आधार पर, सही नहीं है यार। साक्षरता दर यार 7 वर्ष का है, और पढ़ने लिखने, खाली नाम पढ़ने लिखने से थोड़ी हो जाएगा यार। आपको नाम पढ़ने लिखने आ रहा है तो आपको क्या मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिल जाएगा क्या? कुछ नहीं है, बुद्धि तो उतना ही है। तो ध्यान रख रहे हो मेरी बात? तो वो चीज है। तो हालांकि किताब में लिखा हुआ, यही लिखा होगा, तो मैं भी यही लिखवा देता हूँ, क्योंकि पेपर में आएगा, लिखा आएगा। तो अगर मेरा वाला बात मान लोगे बेटा तो फिर तो गलत ही हो जाएगा, नंबर नहीं मिलेगा। तो मेरी बात मत कर लिखना, ठीक है? 14 से 15 वर्ष की आयु की स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए, उस आयु में कुल बच्चों के साथ, उसको क्या कहते हैं? कुल बच्चों। अच्छा, 14 से 15 वर्ष का जितने भी बच्चा है उसमें कितने बच्चे स्कूल जाते हैं, उसी को कहते हैं निवल उपस्थिति है। जितना बच्चे जाते हैं, जितना बच्चा नहीं जाएंगे तो उसमें निवल उपस्थिति नहीं आएगा, उपस्थिति में नहीं आएगा, अनुपात से बाहर। प्रति व्यक्ति आय, कुल राष्ट्रीय आय और कुल जनसंख्या। प्रति व्यक्ति आय निकालना है किसी का, देश का प्रति व्यक्ति आय क्या है? तो राष्ट्रीय की कुल आय और जनसंख्या नाप लो। राष्ट्रीय की कुल आय गूगल पे देख लो, जनसंख्या क्या 142 करोड़ कितना था? 45 करोड़, 45 करोड़ हो गया। 145 करोड़ को भाग कर दो राष्ट्रीय आय से, अपने आप पता चलेगा। एक व्यक्ति जो है एवरेज हमारे भारत में शायद है 12,000 कमाता है, एवरेज है शायद 10-12, इसलिए हमारे यहाँ पे 12,000 सैलरी है बंदों का, 10 से 12। हालांकि आप 8 साल पहले चल जाओ तो 5,000 कमाते थे, अब 12,000 हो गया, कुछ साल बाद 20,000 हो जाएगा। इसको कहते हैं प्रति व्यक्ति आय। एक आता है बीएमआई। बीएमआई होता है जो
में बॉडी मास को होता है, बॉडी मास को नापते हैं, आपकी हाइट को बट्टे से कर देते हैं वजन से, है ना, ये चीज है। जीडी में बोल देते हैं घरेलू जिसमें नापते हैं कि भाई घरेलू में कहाँ कितना खर्च करना है। एक आता है विकसित देश और आता है अविकसित देश, है ना, इसी में देख लो, खत्म करते हैं। एक आता है विकासशील। विकसित देश वो देश होता है जो विकास कर चुका है, जैसे अमेरिका, वहां पे एक अच्छी सुविधा है, लिख लो, अच्छा शिक्षा है, अच्छी स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य लिख ही देता हूं, अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य, तकनीक, रोजगार, बेरोजगारी में कमी, गरीबी में कमी। अब ये उल्टा डाल दो यहाँ पे, जो भी शिक्षा को सुधार कर रहा है, सब में सुधार, सुधार किसमें, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, तकनीक, गरीबी को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। चलट करने की कोशिश। मच्छर के पास ना होता है ना, हमारे जैसा ही सेंसिबल होता है, तो इसको वो करता हूँ ना, बंद करता हूँ यहाँ से, तो मच्छर पे बैठे कि ऑन हो जाता है, मच्छर भी लाइट आता है तो मच्छर पगली आ जाता है, साला ही कहाँ से आ गया, क्या हो गया, तो ब्लैक होता है तो उसके ऊपर लगता है कि कोई है, और जैसे ही जलता है तो उठ के भागता है, क्योंकि रेज निकलता है अंदर से गरम गरम, इसके यहाँ से आए बात समझते। इसको क्या कहते हैं, विकासशील, ठीक है, इसको कहते हैं विकसित। इसमें उदाहरण लिख लो, अमेरिका, बीच वाले को क्या है, यूरोपीय देश, इसमें भारत, श्रीलंका, भूटान, मालदीव, ये सारे देश आ गए। अरे केरल देश है, भारत है। आई होप समझ में आया होगा ना, बस यही है। तो 57 मिनट हो गए, तो आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। तो अगर आप सबको, अगर इस वीडियो को अगर अच्छा लगा तो शेयर कर देना, और कोई प्रश्न है तो अभी पूछ लो, 2-3 मिनट का है, कोई सवाल है तो इसमें से देख के पूछ लो। या कोई हरित क्रांति, हरित क्रांति का मतलब क्या होता है, देखो, हरित क्रांति का मतलब होता है कि देश के अंदर पहले गरीबी थी, गरीबी को मिटाने के लिए जो हमारे लाल बहादुर शास्त्री थे, जब 1964 में नेहरू की मृत्यु के बाद 1965 के अंदर लाल बहादुर शास्त्री जो थे, देश में दो तरह का असुरक्षा महसूस हुआ, पहला सीमा पे और दूसरा देश के अंदर। सीमा पे सेना है और देश के अंदर किसान, इसलिए लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक बात कही, जय जवान जय किसान। जब कहा कि देश के लिए भी हमें एक बचाना है, जिसको कहा जाता है हरित क्रांति। हरित क्रांति की उत्पत्ति वहीं से ज्यादा मतलब एकदम बेजोड़ निकलता है, बहुत तेजी से निकलता है, जो कहता है कि हर एक व्यक्ति अपने खेत में फसल उगाएंगे और हमें राजा नहीं बनना है, हमें सब जीने खाने के लिए, जिंदा रहने के लिए हमें उतना फसल गेहूं उगाना है कि हमें बस जिंदा रहे, हमारा देश बस जिंदा रहे कैसे भी करके। इसलिए पहले के 5 के नोट में आपने देखा होंगे क्या होता है, देखे होंगे कि आपको ट्रैक्टर का पीछे फोटो लगा होता है, आपको हल चलाते हुए किसान दिखते होंगे पहले के 5 के नोट में, क्योंकि पहले हमारा देश हरित क्रांति को सबसे ज्यादा मान्यता दी जाती थी। फिर धीरे धीरे 1991 में हरित क्रांति जैसे टूटा, पूरे विश्व में एलपीजी आया, अब हरित क्रांति को रोका और एलपीजी पूरे विश्व में फेमस हो गया, जिसको कहते हैं वैश्वीकरण, निजीकरण और उदारीकरण। इसको कहते हैं हरित क्रांति, जहां पे हरा हरा, जैसे हरा हरा क्या है, आपके फसल गेहूं मक्का उका उगाने की विधि को। श्वेत क्रांति जहां पे दूध है, किसानों के लिए दूध उत्पादन में विस्तार करने की बात कही, उसको कहते हैं श्वेत क्रांति। जैसे आप गांव में देखोगे ना, सेंटर होता है, दूध का एक सेंटर होता है, सारा किसान डेयरी होता है, वो लेके दूध जाएगा वहां पे बेचेगा, तो उसके बदले में उसको पैसा मिलता है, प्लस में ना उसको गाय को ना और अच्छा पोषक तत्व के लिए कुछ खाद्य पदार्थ जैसे सुधा का खली मिलता है, चोकर मिलता है, चुन्नी मिलता है, बहुत सारे पॉइंट मिलता है बच्चों को, माल जाल को खाने वाला, जानवरों को खाने वाला, है ना। और कोई सवाल जल्दी से पूछो, बहुत अच्छा पूछ रहे हो, जल्दी 2-3 1 मिनट 30 सेकंड और है, कोई और पूछ लो। अब देखो, इस चीज को, इकोनॉमिक को समझने के लिए सबसे पहले क्या है, आप डायग्राम बनाओ, और डायग्राम बनाने के साथ साथ
आप इस चीज को इस पे पालन करें कि भाई उसको दिमाग में इमेज में आ जाए, और जब इमेज में आ जाता है तो बढ़िया वो समझ में आ जाएगा। क्लियर है? चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अभी के लिए इतना ही, और दोस्तों में शेयर करें। और हाँ, हम वन शॉट में वीडियो पूरे चैप्टर को खत्म करने का प्रयास करेंगे और बाकी इसके बाद पूरा शुरू करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।